तो कल की क्लास में राशि की बात कर रहे थे हम। ओके। तो वर्गों तक हमने कल कल तक देख लिया था। आज बात करेंगे, लिब्रा से स्टार्ट करेंगे अब। ओके, तो लिब्रा वाले कैसे होते हैं? स्ट्रेंथ है इनकी, कोऑपरेटिव होते हैं, डिप्लोमेटिक होते हैं, ग्रेसियस होते हैं। मतलब ग्रेसियस होना मतलब क्या, वो थोड़े स्टाइल वाले होते हैं। ठीक है, जैसे सबको अच्छा लगे। फेयर माइंडेड होते हैं, सोशल होते हैं, फ्रेंडशिप करना, ये सब अच्छा वो लगता है। घूमना, पिकनिक करना, एंजॉय करना, एंटरटेनमेंट करना। ओके, ये सब इनको पसंद होता है। लोगों से अच्छी तरह से रिलेशन रखना, शांति बनाए रखना, डिप्लोमेटिक होना। ओके, डिप्लोमेटिक होना मतलब क्या कि सबको अच्छा लगे उस तरह से। अगर कहीं पे कोई, मान लो कि कोई लड़ाई लड़ाई या झगड़ा हुआ है, तो वहाँ जाके उसमें दोनों के बीच कॉम्प्रोमाइज करवाना, उस तरह के टाइप। ओके, तो ऑलवेज कॉम्प्रोमाइज करना, ये सब कॉम्प्रोमाइज करना, ये अच्छा लगता है इनको। तो लिब्रा वाले बहुत ही अच्छे होते हैं। वीकनेस क्या है इनकी? कभी कभी इनडिसीजिव। ओके, कभी कभी डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। अवॉइड्स कन्फर्टेशन, मतलब कि कन्फर्टेशन मतलब यह है, ऐसा है कि वो कभी भी किसी से ये नहीं कह सकते कि तुम मुझे अच्छे नहीं लगते हो, या उनसे जो गलती हुई है वो नहीं कह सकते कि मेरे से ये गलती हो गई। ओके, तो इस तरह से जो भी कन्फेस करना होता है वो उनको, वो अवॉइड करते हैं, वो नहीं कर पाते हैं। ओके, कि आपसे आप मुझे अच्छे लगते हो, या आपकी ये चीज़ अच्छी लगती है, आपसे प्यार करता हूँ या नफरत करता हूँ। ओके, ये सब नहीं कर पाते ये लोग। ये करना इनके लिए मुश्किल होता है थोड़ा। विल कैरी ए ग्रज, मतलब कि अगर किसी से कुछ गलती हो गई है या किसी ने कुछ बुरा किया है, तो वो याद रखते हैं ऑलवेज। आप ऐसा कह सकते हो कि आसानी से फॉरगिव नहीं कर पाते। ओके। उसके बाद है सेल्फ पिटी, मतलब कि अपने आप पर ही दया आए, ऐसा भी होता है इनके केस में। उसके बाद स्कॉर्पियो। ठीक है, इसका लिब्रा लिब्रा का स्वामी है, लिब्रा का स्वामी है वीनस है। और इनका मेन ऑब्जेक्टिव या मेन एम या मेन जो चीज़ों पे फोकस है वो है फ्रेंडशिप पे, सोशल कनेक्शन पे, एंजॉय करना, पिकनिक करना। ओके, लाइफ को अच्छी तरह से, ये सब चीज़ों पे इनका फोकस होता है। फैमिली पे।
उसके बाद है स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो का जो मेन जो एम है या जो डिज़ायर है या जो है, वो है कि एक पावरफुल बनना। ओके, स्कॉर्पियो का ये काम है। स्कॉर्पियो का ये मेन होता है कि पावरफुल बनना, किसी भी तरह से कुछ पावर हो उनके पास। ओके, स्ट्रेंथ है इनकी, रिसोर्सफुल होते हैं, ब्रेव होते हैं, डेयरिंग वाले होते हैं, पैशनेट होते हैं, स्टबबॉर्न होते हैं, जिद्दी होते हैं, और एक सही सच्चे दोस्त होते हैं। मतलब कि एक बार जिनको दोस्त मान लिया तो उनके लिए फिर सब कुछ कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। पर ये आसानी से कभी किसी को फ्रेंड मानते नहीं है अपना। वीकनेस है डिस्ट्रस्टिंग, ट्रस्टिंग, मतलब कि जल्दी से किसी पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। जेलेसी होती है इनके अंदर, सिक्रेटिव होते हैं, वायोलेंट भी हो सकते हैं। ओके, स्कॉर्पियो है वो कभी भी अपने सीक्रेट किसी को कहते नहीं है, लेकिन लोगों के सीक्रेट जान लेते हैं, वायोलेंट होते हैं। ओके, वायोलेंस ही करना भी पसंद होता है, मार धाड़, मारना, ये हिंसा करना मतलब। तो ओवरऑल स्कॉर्पियो वाले बहुत, वैसे बहुत इमोशनल भी होते हैं। ओके, बहुत गुस्सा, गुस्से को बहुत कंट्रोल में रखते हैं। पर गुस्सा अगर मतलब ब्ला अगर वो जब बाहर निकलता है तो बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। ठीक है? क्योंकि इसका स्वामी मंगल है, तो मंगल की जो गुस्सा है वो है तो आएगा ही आएगा। पर वैसे हम जैसे हमने एरीज में देखा था, एरीज के केस में वो भी गुस्से वाले होते हैं, लेकिन उनका गुस्सा एक वो मतलब टाइम टू टाइम निकलता रहता है, वो एक साथ ब्लास्ट नहीं होता है। लेकिन स्कॉर्पियो का है क्या है, वो पहले इकट्ठा होता है अंदर, फिर एक साथ बाहर निकलता है, तो बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। ओके, ऐसा है। तो ये एक तरह से ये अपने ये डरते भी है एक तरह, ये इनको सिर्फ एक डर है कि इनके इमोशन, ये इमोशनली थोड़े वीक होते हैं। ठीक है? तो इनके इमोशन का कोई मिसयूज ना कर ले, वो बात से डरते हैं ये। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो ये है स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो का वो क्या है, फोकस क्या है और उनका एम क्या है, या उनकी डिजायर अगर कहे हम, गोल क्या है उनका, पावरफुल बनना। सेजिटेरियस, जनरस होते हैं। जनरस का मतलब जो भी कुछ मांगे उनको देने वाले होते हैं, मतलब खास कर स्पेशली अगर कोई ऐसा कहता है कि मुझे पार्टी दो, मुझे ये खिलाओ, अगर दोस्त मतलब दोस्त है, रिलेटिव्स है, वो अगर ऐसा कहते हैं तो वो जल्दी से कहते हैं कि चलो करते हैं। तो इस तरह से खिलाने में, खिलाने पिलाने में अच्छे होते हैं। ओके, तो इस तरह से जनरस होते हैं, कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो पैसे भी सबको वैसे ही दे देते हैं कि ले पैसे। मतलब कि मान लो कि कोई फैमिली फंक्शन है, मैरिज है, तो छोटे बच्चों को पैसे वैसे ही खर्च करने दे दे। ओके, इस तरह के होते हैं भैया। ठीक है? तो इस तरह के ये लोग होते हैं कि आइडियलिस्टिक होते हैं।
तो अभी आइडियलिस्टिक होना मतलब क्या कि इस तरह से कि ये ये चीज़ इस तरह से ही होनी चाहिए कि हमें सच बोलना ही चाहिए। ओके, हमें जो हर रोज प्रार्थना करनी ही चाहिए। तो ओके, तो मतलब आइडियलिस्टिक मतलब आप समझते हो कि एक आइडियल सिचुएशन पसंद होती है इनको कि घर है वो सुबह इतने बजे जाग जाना ही चाहिए हर रोज। इतने अगर कोई स्टूडेंट है तो इनको हर घंटे इतना पढ़ना ही चाहिए। ओके, अगर कोई तो ये सब सारी चीज़ों को कहता है कि आइडियलिस्टिक होते हैं इस तरह से। अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है, हंसाने वाले होते हैं। ओके, वीकनेस क्या है? वीकनेस है इनकी मोर प्रॉमिस मोर देन कैन डिलीवर। जितना डिलीवर नहीं कर सकते उससे ज़्यादा प्रॉमिस कर देते हैं कभी कभी। वेरी इम्पेशेंट, धीरज बहुत कम होती। विल से एनीथिंग नो मैटर हाउ अनडिप्लोमेटिक। मतलब कि इस तरह से, मतलब कि वो खुद इतने वो बेफिक्रे होते हैं कि वो भी ऐसा ही मानते हैं कि मैं बेफिक्रा हूँ तो सामने वाला भी बेफिक्रा होगा। तो वो सोचते नहीं है कि सामने वाले को कुछ बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो कुछ मतलब चाहे उस सामने वाले को बुरा लगे या ना लगे, जो भी दिमाग में आता है वो बोलते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो जानबूझकर बोलते हैं। ओके, कि सामने वाले को उसका बुरा लगने के लिए ही बोला है, ऐसा नहीं है। ओके, उनको उनको तो मालूम भी नहीं है कि इस बात से उनको बुरा लगेगा। ओके, तो मतलब उतना ज़्यादा सोचे बिना वो बोल देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि दूसरों की तरह नहीं है कि रियली में जानबूझकर ही बोला है, ऐसा नहीं होता है। पर वो खुद ऐसा मानते हैं कि इस बात से मुझे बुरा नहीं लग सकता, तो दूसरों को क्या लगेगा। ओके, जनरली हम यही वैसा ही करते हैं ना कि हमें जो अच्छा लगता है वो हम कर देते हैं। ओके, तो इस तरह से सेजिटेरियस है वो सबसे मेरी मनपसंद है राशि। ओके, क्योंकि इनको नॉलेज बहुत पसंद है, नॉलेज के पीछे भागते हैं, कभी भी पैसे के पीछे नहीं भागते ये लोग। उसकी वजह से कभी कभी ये लोगों के अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की भी कमी हो सकती है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की सर प्रॉब्लम। ये सबसे सही बोल रही हूँ, एकदम सही बोल रही तरह सही है। ओके, सर रिलेट कर रही हूँ। सर ये सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल होते हैं क्या? स्पिरिचुअल, ये या स्पिरिचुअल भी बहुत होते हैं। ओके, स्पिरिचुअल भी होते हैं, इसीलिए तो मुझे पसंद है। स्पिरिचुअल भी होते हैं, पैसों के पीछे नहीं भागते, नॉलेज के पीछे भागते हैं। ओके, हर चीज को समझते हैं, कभी भी डरते नहीं हैं। ओके, डरते कौन है मालूम है? जिनको रियली में जब किसी चीज को जब हम किसी फिनोमिना का हो या किसी को समझते नहीं या किसी चीज को समझते नहीं, तो अल्टीमेटली हमें डर लगेगा। डर क्या है? एब्सेंस ऑफ नॉलेज। ओके, पर इनके पास तो नॉलेज ही नॉलेज है, तो कभी इनको डर तो लगेगा ही नहीं किसी बात का। ओके, तो यही है डर वही है। डर मतलब एब्सेंस ऑफ नॉलेज। जहाँ भी नॉलेज की कमी होगी वहाँ डर लगेगा ही लगेगा। ओके, तो ये बात सेजिटेरियस की है कि ये कभी भी डरते नहीं है। नॉलेज नॉलेज के पीछे भागते हैं, पैसों के पीछे नहीं भागते। अच्छाई इनको पसंद है। ओके, और सत्य का ही साथ देते सबसे स्पेशली क्यों ये राशि पसंद है? वो कभी ये लोग कभी ऐसा नहीं सोचते कि ये मेरे पापा है, मेरी मदर है, मेरी माँ है, तो मैं वो जैसा बोले वही सच है, ऐसा नहीं बोलेंगे। मान लो कि कहीं पे भी झगड़ा हो गया, तो अगर अपने पापा की या अपने खुद के कोई रिलेटिव्स की गलती होगी तो वहां भी वो ऐसे ही बोलेंगे, जो सच है उसका ही साथ देंगे। ओके, सबसे खास बात इनकी ये है। ऐसा नहीं कि अपने फैमिली मेंबर्स की या अपने रिलेटिव्स का साथ देंगे, ऐसा नहीं है। ओके, सच का ही साथ देंगे। ओके, यही चीज को क्या कहते हैं? आइडियलिस्टिक होना।
यही चीज को आइडियलिस्टिक बोलते हैं। ओके, कि जो सच है उसका ही साथ देना। ओके, जबकि बाकी की सारी मोस्टली राशियां है वो जनरली क्या, वो उस तरह से इमोशन है उनके पास, इमोशनली है, उस तरह से कनेक्टेड है कि वो चाहे खुद के माता जी पिताजी या फैमिली मेंबर की गलती ना हो तो भी कहीं पे झगड़ा होगा तो वो उनका ही साथ देंगे। ओके, तो ये फर्क है सेजिटेरियस में, कि वो ऐसा नहीं करते। जो सच है सच का ही साथ देंगे, चाहे सामने अपने फादर ही क्यों ना हो या अपनी मदर ही क्यों ना हो। उसके बाद है कैप्रिकॉन। ओके, तो कैप्रिकॉन है, इसका ध्यान किस इस हाँ, सेजिटेरियस पे हम भूल गए कि इसका फोकस कहाँ है। हम हर राशि में ये भी मैं बताता हूँ कि हर राशि का है वो डिजायर क्या है, उसका गोल क्या है। तो ये राशि का गोल है नॉलेज पाना। नॉलेज पाना, क्वार्ट्स पढ़ना, फिलोसॉफी, ये सब चीज़ें इनको पसंद है। ओके, ये सब इनका गोल है, फिलोसॉफी, नॉलेज। ओके, ये सब। कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन का गोल है रोटी कपड़ा और मकान। ओके, कैरियर पे ही पूरा फोकस है कैप्रिकॉन का, ये अपने कैरियर को किस तरह से स्ट्रांग बनानी है हमें, मतलब कि रोटी कपड़ा और मकान पे ही ध्यान है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे ही ध्यान है। ओके, स्ट्रेंथ है रिस्पॉन्सिबल। ओके, मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत अच्छी तरह से लेते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी बोलते नहीं है। डिसिप्लिन वाले हैं, बहुत ही डिसिप्लिन है। सेल्फ कंट्रोल, अपने पर आत्म संयम बहुत अच्छा है, अच्छे मैनेजर्स होते हैं। ओके, मतलब कि कुछ भी मैनेज करना बहुत अच्छा होता है। वर्कहॉलिक होते हैं, वर्कहॉलिक ये लोग अपने काम पे बहुत पूरा फोकस होता है। ओके, ये मतलब कि अपने काम पे, मतलब कि चाहे उनको काम, अपना काम पसंद हो या ना हो तो भी अपने काम को बहुत निष्ठा से करते हैं ये लोग। ओके, यहाँ आपको कभी कभी क्या ऐसा लगेगा सामने वाले को या दूसरों को, ऐसा लगेगा कि ये अपने प्यार को कितना मतलब अपने काम को बहुत प्यार करता है, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि अपने काम को वो प्यार करता है ऐसा जरूरी नहीं है, बट वो अपने काम को उस तरह से प्यार से काम कर रहा है। उसका रीज़न ये है कि उसको अपनी कैरियर है वो स्ट्रांग बनानी है। ओके, तो अगर कैप्रिकॉन वाले लोगों की अगर कैरियर स्ट्रांग है तो कब आप कभी भी ऐसा मत मान लेना कि वो अपने काम से बहुत प्यार करते थे इसलिए थे। ओके, ऐसा नहीं था उनको, उनका तो गोल ही है कि उनको कैरियर स्ट्रांग बनानी है। ओके, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको रियली में अपना काम है वो काम से बहुत प्यार करते हैं। ओके, तो उसी वजह से कैरियर में आगे होते हैं। ओके, बट कैप्रिकॉन के केस में ऐसा होता है कि मोस्टली ये अपने काम को प्यार नहीं करते, बट अपनी कैरियर को, अपनी कैरियर है वो स्ट्रांग बनानी है। और कैरियर क्यों स्ट्रांग बनानी है, क्योंकि इनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी करनी है। मेन गोल इनका ये है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ओके, क्योंकि ये चाहते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान, मतलब ऐसा कुछ कर ले हम, उस तरह से हम बन जाए कि हमारे रोटी कपड़ा और मकान हमारी पूरी लाइफ तक ये तीन चीज़ों की कभी भी प्रॉब्लम ना हो। तो वो कब होगा, जब आपकी कैरियर है वो, आपकी जॉब है वो सिक्योर होगी। सिक्योर कब होगी, आप वहाँ अच्छी तरह से काम करोगे तब। चाहे वो फिर उसके लिए तो फिर आपको करना ही पड़ेगा, चाहे वो काम को आप प्यार करते हो, अच्छा लगता है या नहीं लगता है, फिर आपको वो काम करना ही पड़ेगा अच्छी तरह से।
या उस तरह से करना ही पड़ेगा कि लोगों को ऐसा लगेगा कि ये तो अपने काम को बहुत प्यार करता है। आई बात समझ में? तो कैप्रिकॉन का ये है। वीकनेस क्या है? वीकनेस है नो इट ऑल। ओके, मतलब कि ये लोग ऐसा बिहेव करते हैं कि मतलब कि इनको ही सब कुछ मालूम है, ऐसा करते हैं। ओके, तो सामने वालों को ऐसा ही दिखाते हैं कि उनको तो सब कुछ मालूम ही है। ओके, इस तरह से अनफॉरगिविंग, माफ नहीं कर पाते जल्दी से। कंडेशनिंग, कंडेशनिंग का मतलब है कि अपने आप को वो ऐसा बिहेव करते हैं जैसे वो बहुत बड़े हो, अपने आप को बड़ा दिखाने का जो व्यवहार है, उस ऐसा इनका व्यवहार होता है, अपने आप को बहुत बड़े दिखाते हैं। एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट, मतलब कि ऑलवेज ये नेगेटिव सोचते हैं कि कुछ नेगेटिव हो जाएगा तो, ओके, कुछ बुरा हो जाएगा तो, या बहुत बुरा ही, मतलब बहुत बुरा ही एक्सपेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद है एक्वेरियस। तो एक्वेरियस कैसे होते हैं? प्रोग्रेसिव होते हैं, ओरिजिनल होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, मानवतावादी होते हैं, फ्रीडम पसंद होती है, इनोवेटिव होता है, इनोवेटिव आइडिया होते हैं इनके पास, सबसे अलग सोचते हैं। तो ये सारे इनकी एक्वेरियस की स्ट्रेंथ है। एक्वेरियस का गोल क्या है? एक्वेरियस का गोल है कुछ कुछ नया करना। ओके, कुछ सबसे अलग करना, कुछ इनोवेटिव करना, या कुछ रिवॉल्यूशन करना, कुछ क्रांति करना। ओके, जैसे कि मतलब कि जो भी अ, जिन लोगों ने भी हमारी स्वतंत्रता के लिए, हाँ, लग्न राशि होगी तो भी आएगा, और चंद्र राशि होगा तो भी ये इफेक्ट आएगी, क्योंकि चंद्र राशि और लग्न राशि दोनों से इफेक्ट आएगी। जैसे कि हमारी स्वतंत्रता के लिए जिन जिन लोगों ने भी ट्राई किया, तो वो क्या कहते हैं कि उन्होंने रिवॉल्यूशन करने की कोशिश की, तो ये रिवॉल्यूशन करना, ये सब पसंद होता है इनको, एक्वेरियस को। ओके, किसी भी तरह से रिवॉल्यूशन करना। फॉर एग्जाम्पल, या कहे कि कोई ना कोई ऐसा पर्सन तो होगा कि जिसकी वजह से कोर्ट मैरिज का आविष्कार हुआ। ओके, क्या ऐसा तो है नहीं कि पहले से ही कोर्ट मैरिज, मतलब ये पहले से ही ये व्यवस्था होगी कि किसी सिचुएशन में कोई पर्सन है वो कोर्ट मैरिज भी कर सकता है। तो ये बाद में इसकी व्यवस्था हुई, ये इसके ये अस्तित्व में आया ये चीज, तो ये भी एक तरह का रिवॉल्यूशन है। ओके, तो इस तरह से ये एक्वेरियस को कुछ ना कुछ रिवॉल्यूशन करना पसंद है। आई बात समझ में? ओके, कुछ नया करना ये पसंद है इनको। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो भी सारे साइंटिस्ट होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो भी सारे साइंटिस्ट है, उनका कनेक्शन एक्वेरियस, उनकी कुंडली के अंदर कुछ ना कुछ एक्वेरियस रिलेटेड कनेक्शन होगा। ओके, क्योंकि साइंटिस्ट मतलब क्या है? वो इनोवेटर है, और रिवॉल्यूशन करने वाले भी है। ओके, वीकनेस, है रन फ्रॉम इमोशनल एक्सप्रेशन, नहीं कर पाते। टेम्परामेंटल, अभी इसको समझाना पड़ेगा आपको।
वीक टेम्परामेंट। वीक टेम्परामेंट मतलब क्या, कि पहले से ही मान ले रहा कि ये यहाँ अच्छा नहीं होगा, बुरा होगा, ओके, उस तरह वीक टेम्परा उसे कहते हैं वीक टेम्परामेंट। कि मान लो कि किसी से लड़ाई हो गई और फिर किसी ने ऐसा बोला कि चलो आपकी लड़ाई तो हो गई, अभी ऐसा करो कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, ओके। तो वहाँ अगर किसी के दिमाग में ऐसा आ जाएगा कि चलो हम कॉम्प्रोमाइज़ करने तो जाऊंगा मैं, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, तो यहाँ पहले से ही गलत सोच लेना, या फिर ऐसी ऐसी नौबत आए कि आपको किसी से माफ़ी मांगनी है, पर वहाँ आपको ऐसा सोचना आ जाए कि नहीं, मैं माफ़ी तो मांगूंगा लेकिन वो मुझे देगा नहीं, ओके। तो इस चीज़ को कहते हैं वीक टेम्परामेंट। अगर उसी तरह से अगर क्रिकेट को आप समझते हो, तो मान लो कि कोई खिलाड़ी है, वो कोई शॉट खेलने से पहले ऐसा ही सोच ले कि नहीं, ये शॉट अगर मतलब मैंने अच्छी तरह से नहीं खेला तो मैं कैच आउट हो जाऊंगा। तो ये सब चीज़ों को क्या कहते हैं कि वीक टेम्परामेंट है, ओके, यहाँ इस केस में। तो आपका टेम्परामेंट, कहते हैं ना कि टेम्परामेंट मतलब कि हमें कोई कहीं पे भी अगर सक्सेसफुल बनना है तो हमारा टेम्परामेंट है ना, वो स्ट्रांग होना चाहिए, सही होना चाहिए, अनकॉम्प्रोमाइजिंग, कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं जल्दी से। अलूफ, अलूफ मतलब अ, अकेलापन ज़्यादा अच्छा लगता है, ओके, लॉनलीनेस। तो ये एक्वेरियस की ये सारी वीकनेस है। उसके बाद है हमारे लास्ट आ गए हैं पाइसिस, ओके। बट डोंट वरी, अभी तो 10 दिन का क्लास है, ओके। आज हमारा 5वां ही दिन है, कंटिन्यू रहेगा हमारा क्लास, ओके। ओके, बट उससे पहले मैं इससे आगे बढ़ूँ, मैं 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ। ओके, पाइसेस की बात कर रहे हैं। तो इनकी स्ट्रेंथ है कंपेंसनेट, बहुत ही दयालु होते हैं, बहुत ही काइंड होते हैं, आर्टिस्टिक, कोई ना कोई आर्ट इनके अंदर होता है। अच्छे सिंगर हो सकते हैं, अच्छे डांसर हो सकते हैं, अच्छे कॉमेडियन हो सकते हैं, तो कोई ना कोई आर्ट हो सकता है इनके अंदर। अच्छे पेंटर हो सकते हैं, इस तरह से कुछ ना कुछ आर्ट इनके अंदर होता है। इंट्यूटिव, बहुत ही इंट्यूशन भी अच्छा होता है, जेंटल होते हैं, वाइज, समझदार होते हैं, म्यूजिकल होते हैं। मतलब कि बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे लोग, इनको म्यूजिक सुनना पसंद होता है। म्यूजिकल होना मतलब ऐसा नहीं कि वो म्यूजिक बनाते हैं,
बट म्यूजिक सुनना पसंद होता है, गुनगुनाते रहते हैं, उस तरह से आप कह सकते हो। एक अच्छी चीज़ ये भी है कि ये बहुत अच्छे हीलर होते हैं। ओके, ये अगर रियली में कोई पर्सन है वो पाइसिस, अगर वो रियली में वो उनके अंदर रियली में पाइसिस का अच्छा नेचर, मतलब पाइसिस के गुण है उनके अंदर है, नेचर, तो ऐसे लोग अपनी हक अपने हक से, ओके, अपने हक से ही लोगों को हील कर सकते हैं। ऐसे लोगों से गले मिलिए। ओके, ऐसे लोगों के गले मिलने से ही बहुत आपको बहुत बड़ी हीलिंग मिल जाती है। ऐसे होते हैं ये लोग। वीकनेस, फियरफुल होते हैं, ओवरली ट्रस्टिंग, मतलब लोगों पे बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं या बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लेते हैं। सैड तो आएगा नहीं, सैड नहीं। ओके, डिजायर टू एस्केप रियलिटी, रियलिटी से भागने की इच्छा होती है। ओके, पर मतलब कब, जब कोई रियलिटी अच्छी अगर ना हो तो। फॉर एग्जाम्पल, मतलब कि ऐसी कुछ रियलिटी है कि जिनको आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, तो वहां से उस उससे उसको वो ऐसी रियलिटी से एस्केप कर कर जाते हैं ये लोग। या आप इस पॉइंट को आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि कभी कभी कुछ बहुत मतलब लाइफ में कुछ ऐसी मुसीबत आ जाए तो वो उसको उसके सामने लड़ नहीं पाते, तो वहां से भाग जाते। फॉर सर एग्जाम्पल, क्या सर क्या ऐसा बोल सकते हैं कि जो पाइसेस का करेक्टर कि वो अपनी जो दुनिया या अपना जो सोचते हैं उसी को दुनिया मान। हाँ, या ओके, अपनी ही दुनिया में, ओके, अपनी ही मतलब यही कह जी। सकते हैं कि अपने इमेजिनेशन में ज्यादा जीते हैं रियलिटी से हम्म। ज्यादा। ओके, इस पॉइंट को मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि मान लो कि किसी कोई बच्चे ने किसी फैमिली में कोई बच्चे ने कि किसी से पैसे, बहुत ज़्यादा पैसे उधार ले लिए, फिर वो वापस कर नहीं पा रहा है, तो फिर यहाँ अभी उसके पास एक एक ही ऑप्शन है कि वो घर में जाकर वो बोल दे, और फिर वो घर वाले वो पैसे उनको लौटा दे। ओके, वो क्योंकि वो खुद तो लौटा नहीं पा रहा है। अभी क्या हो रहा है कि इस कंडीशन में वो बच्चा है, वो अपना घर छोड़ के भाग गया। ओके, तो इस चीज को कहते हैं कि एस्केप कर जाना, रियलिटी से एस्केप या सिचुएशन से भाग जाना। ओके, उसको उसके सामने वो नहीं करना। ओके, बड़ी, तो इस तरह का ऐसे लोगों के अंदर होता है कि वहाँ उसको वो नहीं कर पाते हैं। बट इसके मतलब इसके उल्टा अगर एरीज वाले हो, एरीज वालों से ऐसा हो जाए तो घर में बोल देंगे कि मेरे से ऐसे गलती हो गई। ओके, मैंने सोचा था कि मतलब मैंने पैसे लिए थे, ये मतलब इस तरह सा छोटा छोटा सा बिजनेस करने के लिए लिए थे, कर मैंने आपसे मांगे होते तो आप तो नहीं देते, इसलिए मैंने बाहर से लिए, पर अभी मेरा बिजनेस है वो चौपट हो गया, मतलब चल नहीं रहा है। तो एरीज वाले हैं वो कह देंगे, या और कोई भी राशि होगी, एरीज वाले तो 100% बोल ही देंगे। ओके, क्योंकि वो डेयरिंग वाले होते हैं, एरीज वाले हैं, स्कॉर्पियो वाले हैं, ऐसे डेयरिंग वाली जो राशियां है वो।
पर पाइसिस वाले में ये प्रॉब्लम होगी, वो कह नहीं पाएगी। ओके, यहाँ तो वो भाग जाएंगे, एस्केप कर जाएंगे वहां। आई बात समझ में? कैन बी ए विक्टिम और ए मार्टियर। ओके, मतलब कि अगर कोई भी चीज घर में कुछ बुरा होता है तो उनको डर लगता है कि ये इसका जो वो है ना, ये मेरे से ही हुआ है, लोग ऐसा ही मानेंगे। ओके, तो इस तरह से वो मान लेते हैं। हाँ, यहाँ तो कुंडली से देखना पड़ेगा ना आपके। 12 मार्च है तो फिर ओके, अभी हमारा ये पार्ट तो पूरा हुआ। और हम आगे बात करेंगे अब। ओके, हमने हाउस का देख लिया था, लेकिन यहाँ हम देखते हैं हाउस का हमने देख लिया है पहले से, लेकिन हाउस में भी हमें वो टाइम पे हमने देखा नहीं था कि टाइप्स ऑफ हाउस क्या होता है। ओके, तो टाइप्स ऑफ हाउस में अगर हम देखें तो केंद्र हाउस है एक टाइप, जिसमें जो पहला, चौथा, सातवां और 10वां घर है ना, वो ये चारों हाउस को केंद्र के हाउस कहते हैं। ओके, अगर हम कुंडली बनाए, अगर आपको समझाता होगा क्यों केंद्र के हाउस कहते हैं इसको, क्योंकि अगर हम कुंडली बनाए, ये देखो, ये पहला घर है, ये चौथा घर है, ये सातवां घर है, ये 10वां घर है। तो आप देखोगे तो ये चारों घर है ना, वो केंद्र में है, सेंटर में है। ओके, इसीलिए ये चारों घर को क्या कहते हैं? केंद्र के हाउस कहते हैं। उसके बाद है ट्राइन हाउस। ट्राइन हाउस या त्रिकोण हाउस कहते हैं हम इसे। तो ये कौन कौन से हाउस है? पहला, पांचवा और 9वां। क्यों? क्योंकि ये पहला, ये पांचवा और ये 9वां, तो ये देखो त्रिकोण में आया है, ये तीनों घर। ओके, इससे एक त्रिकोण बनता है। ओके, इसकी वजह से इसको क्या कहते हैं? ट्राइन हाउस या त्रिकोण हाउस कहते हैं। उसके बाद है उपाचय हाउस। ओके, तो थर्ड, सिक्स, 10th एंड 11, ये चारों हाउस है, उसे उपाचय हाउस कहते हैं। ओके,
अब उपाचय का मतलब क्या है कि जैसे जैसे टाइम जाता है वैसे वैसे वो हाउस है ना, वो आपको कुछ देता है। और उसकी वजह से उसके लिए आपको वहाँ कोई प्लैनेट बैठा होना चाहिए। ओके, तो इसीलिए ये हाउस में अगर कोई प्लैनेट बैठा है तो वो अच्छा है। उसके बाद है मोक्ष। मोक्ष के हाउस, तो उसके लिए चौथा, आठवां और 12वां घर है वो मोक्ष के हाउस है। ओके, क्योंकि ये हाउस से आपको इनलाइनमेंट एंड मुक्ति के बारे में आप सोचते हो। उसके बाद है अर्थ हाउस, मतलब कि ये हाउस से आप आपकी फाइनेंशियल कंडीशन देखते हो, तो उसके लिए है सेकंड, सिक्स एंड टेंथ हाउस। ये तीनों हाउस है वो अर्थ के हाउस है, मतलब फाइनेंशियल कंडीशन देखते हैं यहाँ। काम हाउस, काम हाउस मतलब वहाँ यहाँ से आप देखते हैं कि आपकी डिजायर है वो पूरी होगी कि डिजायर के हाउस है। ओके, काम मतलब क्या होता है, डिजायर। तो उसके हाउस है थर्ड, सेवन एंड 11th। उसके बाद है दूस्थान हाउस। अभी यहाँ एक याद रखना कि ऐसा जरूरी नहीं कि ये हाउस है वो यहाँ आया, यहाँ काम हाउस में आया तो वो दूसरे कोई पार्ट में नहीं आ सकता है। ओके, ऐसा जरूरी नहीं है। देखो कि यहाँ उपाजय हाउस में थर्ड आता है तो यहाँ भी आता है। ओके, तो जरूरी नहीं है। उसी तरह पहला घर है वो ट्राइन में आता है तो यहाँ केंद्र में भी आता है। देखा, पहला केंद्र में भी आता है और ट्राइन में भी आता है। ओके, तो ऐसा जरूरी नहीं है। फिर दूस्थान हाउस मतलब कि बेड हाउस, तो छठा, आठवां और 12वां जो घर है वो बेड हाउस है। ओके, यहाँ से आप ये घर से पता चलता है कि किसी भी पर्सन की लाइफ में स्ट्रगल और पेन कितना होगा या प्रॉब्लम कितनी होगी। उसके बाद है मारक हाउस, तो दूसरा, सातवां और आठवां घर है वो मारक हाउस माना जाता है। ओके, क्योंकि ये हाउस है, ये मारक मतलब इसके, ये हाउस है वो किलिंग नेचर होता है इनके पास। ये हाउस की वजह से हमारी जो वेल्थ है वो हम गवाते हैं, हमारे पार्टनर को हेल्प करने में हम कुछ गवाते हैं, और अब लॉन्गेविटी पाने के लिए हम कुछ गवाते हैं। इन शॉर्ट कि ये तीन हाउस है वो मारक हाउस है। ओके, उसके बाद है हमारा टॉपिक है एक्सोल्टेशन एंड डेबिलेशन ऑफ प्लैनेट। मतलब कि हर प्लैनेट है वो कोई ना कोई राशि में उच्च का होता है और कोई ना कोई राशि में वो नीच का होता है। तो हम देखेंगे इसके सूर्य है वो एरीज राशि में उच्च का होता है 10 डिग्री पे। ओके, बस, बट अगर 10 डिग्री के आसपास हो, मतलब यहाँ उसका ऐसा है कि बहुत अच्छा एक्सोल्टेशन पॉइंट है वो 10 डिग्री पे है, पर एरीज में कहीं पे भी हो तो भी वो उच्च का ही माना जाएगा। ओके, ऐसा नहीं कि वो 29 डिग्री पे है तो वो उच्च का नहीं माना जाएगा। ओके, ऐसा नहीं है। मून है वो टॉरस में होता है, मंगल है वो कैप्रिकॉन में होता है, मर्क्यूरी है वो वर्गो में होता है, जुपिटर है वो कैंसर में होता है, विनस है वो पाइसिस में होता है, और सैटर्न है वो लिब्रा में होता है। ओके, अभी यही प्लैनेट है, अगर एरीज में उच्च का होता है ना तो उसके एग्जैक्ट सामने वाली जो राशि है ना वहाँ वो नीच का होता है, मतलब कि सन है वो लिब्रा में नीच का होता है। ओके, मून है वो टॉरस की एग्जैक्ट सामने कौन सी राशि है,
स्कॉर्पियो है तो स्कॉर्पियो में नीच का होता है। मार्स है वो कैप्रिकॉन के सामने कैंसर है, कैंसर में होता है। मर्क्यूरी है वो वर्गो, तो उसके सामने होता है पाइसिस में नीच का होता है। जुपिटर है वो कैंसर के सामने कैप्रिकॉन होता है, तो कैप्रिकॉन में नीच का होता है। विनस है वो पाइसिस के सामने वर्गो है, तो वर्गो में नीच का होता है। सैटर्न है वो लिब्रा के सामने एरीज है, तो एरीज में नीच का होता है। यहाँ ये टेबल से आपको पता चलेगा। ओके, सन है वो लिब्रा में, ये डेबिलेशन वाला चार्ट है। सन है वो लिब्रा में, मून है वो स्कॉर्पियो में, मार्स है वो कैंसर में, मर्क्यूरी है वो पाइसिस में, जुपिटर है वो कैप्रिकॉन में, वीनस है वो वर्गो में, और सैटर्न है वो एरीज में। ओके ओके, चलो तो हम एक्सल्टेशन और डेबिलेशन को और डिटेल में कल जानेंगे, कल की क्लास में। ओके, आज के क्लास को यही तक रखते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर जैसे मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे आपने बताया एरीज में सन उच्च के होते हैं, हम्म। तो फिर ये लेकिन डिपेंड भी करता होगा कौन से हाउस में हो, नहीं, हाउस को नहीं देखना है, कोई भी हो। हाउस को जो कोई भी हो। और उसके समय अगर कोई और प्लेनेट हो तो भी वो उच्च का ही माना जाएगा। हाँ, उच्च का ही माना जाएगा। नहीं सर, जैसे मेरे है ना, एरीज में है सन, बट वो 8th हाउस में है, हाँ, तो वो उच्च का ही माना जाएगा। मरकरी के सन, मरकरी के सन। हाँ, तो भी वो उच्च का ही माना जाएगा। नहीं सर, कहते हैं ना जैसे 6, 8th और 12th हाउस अच्छा नहीं होता। हाँ, पर सूर्य सूर्य तो बाय डिफॉल्ट अच्छा 8वें घर में अच्छा ही होता है सूर्य। ठीक है, क्योंकि सूर्य 8वां घर क्या है, डीसीज का है ना। तो सूर्य तो क्या करता है, डीसीज को कम करता है ना। Yes. और 8वां घर क्या है, अंधेरे का है। ओके, 8वां घर मतलब अंधेरा। सर हिडन, हिडन का भी तो है। हाँ, तो मतलब सूर्य वहां फिर जाएगा तो अच्छा है, क्योंकि वो तो उजाला है। मतलब कि ओके सर, वो ये। 8th हाउस जो है वो आपका जैसे अंधकार है, तो वहां पे सन आ गए तो अच्छे हो गए क्योंकि उन्होंने वहां पे लाइट कर दी। हाँ, क्योंकि ओके, मतलब कि जहाँ कोई भी नहीं देख सकते वहां आप देख सकते हो। ओके। ओके, ऐसा होता है। ओके, थैंक यू। हम्म। 8वां घर क्या है, सीक्रेट है। ओके, सीक्रेट को आप अच्छी तरह से, मतलब वो एस्ट्रोलॉजी और ये सब चीजों के लिए अच्छा है। सूर्य 8वें घर में हो तो। सर अभी मुझको 3-4 महीने से ही ऑकल्ट पढ़ रही हूँ, और हम्म। आपसे स्टार्ट किया था, आपका रिकॉर्डिंग कोर्सेज वगैरह लिए थे। हम्म, तो मेरे भी सूर्य और मर्क्यूरी दोनों 8वें घर में है मेरी कुंडली में हाँ। भी। ओके, तो अभी अभी 3-4 महीने पर से पहले कुछ नहीं था। 8-10 महीने पहले मतलब सुन रही थी मैं किसी को, मतलब मेरी सिस्टर कर रही है एस्ट्रोलॉजी, हम्म। और सिर्फ उनको सुन रही थी। ऐसा लगता था, कुछ समझ में आता नहीं था लेकिन अच्छा लगता था सुनना। हम्म। लेकिन अभी 3-4 महीने से मैं खुद ही पढ़ रही हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कोई प्रोफेशन बनाना है, बट हम्म। अच्छा लग रहा है। तो वही बता रही थी कि कम समझ में आता है अभी कि एक्टिवेट हो गया है पल्ट का। हम्म। हम्म, हम्म। सर ये हैंडराइटिंग एनालिसिस और ग्राफोलॉजी भी इसी में आती है क्या, ऑकल्ट में? हाँ, कल्ट में आती है, मतलब वो सभी चीजें
एक्चुअली अकल्ट उस मतलब हाँ उसमें वो सभी इंटरेस्ट चीजें, ज्यादा है, वो वो प्रोफेशन सभी बनाना चाहती हूँ, हाँ वही वो कर रही सभी हूँ। चीजें जिससे हम किसी का सीक्रेट जान सकते हो, ओके। ठीक है, तो वो अकल्ट में आती है। तो आप हैंड राइटिंग से वो पर्सन के बारे में अगर बहुत कुछ जान सकते हो तो मतलब वो भी अकल्ट में आ गया फिर। ओके, जैसे फेस क्योंकि रीडिंग है। मेरे को अभी तक हाँ ये बोला कि जैसे 8वें घर में सूर्य हैं, तो वो हाँ, और वैसे ही मरकरी के संग मतलब वो अस्त हो गए हैं ऐसे, तो अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। सूर्य मतलब वो मतलब सूर्य, पूछ रही हूँ। नहीं नहीं, सूर्य तो अच्छा है, और सूर्य और मर्क्यूरी दोनों दोनों हैं, हाँ। ठीक 8वें है। घर में, हाँ, 8 में। यहाँ मतलब ऐसा है कि आपका 8वां घर अच्छा होगा, लेकिन सूर्य सूर्य खुद वीक होगा। ओके, क्योंकि आप समझो कि 8वां घर क्या है, कि वो बुरा है। तो सूर्य ने अपने सारी एनर्जी वहां जाके खो दी, पर वहां जाके अपनी एनर्जी तो खोई, लेकिन 8वां घर की जो बुराई थी उसको तो अच्छाई में बदल दी एटलीस्ट। आई बात समझ में तो। क्योंकि वो अच्छा घर मतलब अच्छे घर में नहीं बैठे, तो वो वहां यूं इसलिए वीक हो गए। हाँ यही सूर्य बात है। खुद, हाँ सूर्य ने वहां जाके अपनी एनर्जी तो खो दी, लेकिन वो घर को तो एटलीस्ट अच्छा कर दिया। तो मतलब कि 8वें घर से रिलेटेड चीजों में आपको वो मिलेगा। हालांकि कह सकते हैं कि थोड़ा हेल्थ को अच्छी बनाए रखने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी सूर्य 8वें घर में गया। सर मेरी 4 सर्जरी हो चुकी है, छोट सिस्ट की, हाँ। अलग अलग जगह। हाँ मतलब वैसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट कुछ ना कुछ चलता रहता है। हम्म। बोले, थैंक यू सर। हाँ बट सूर्य और मर्क्यूरी अगर 8वें घर में, तो अकल्ट के लिए बहुत अच्छा है। तो सर ये अब जैसे ये तो है ऑलरेडी चार्ट, बट हाँ। ऑकल्ट तो अभी मैं 4 महीने से ही पढ़ रही हूँ, मतलब मैं वैसे बता रही हूँ। हम्म। उससे पहले तो कभी किसी ने नहीं बताया। मैं ये पूछना चाह रही हूँ। मतलब 4 महीने से ही पढ़ रही हूँ और ऑकल्ट ही पढ़ रही हूँ। क्यों हम्म। पढ़ रही हूँ पता नहीं, लेकिन अच्छा लग रहा है बस। और रही प्रोफेशन की बात, हम्म। क्योंकि मैं एजुकेटर हूँ, हम्म। टेलीग्राफर हूँ, तो हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट भी बच्चों को कराती हूँ, तो एकदम से लगा कि नहीं, हैंड राइटिंग एनालिसिस और ग्राफोलॉजी में जाना चाहिए, तो वो भी कर रही हूँ। हम्म। बट ये बाकी सारी चीजें भी संग संग पढ़ रही हूँ, हाँ, तो सिर्फ देखो इसलिए जरूरी कि नहीं बहुत है जैसे। एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी पढ़ो तो ही आप अकल्ट में हो, ऐसा नहीं है। कुछ भी ऐसा हो कि जिससे आप अब पहले से अगर आप इंटरेस्ट ले रहे हो कि लोग ऐसे क्यों होते हैं, ये आपको जानना है, ओके, तो भी वो एक सर अकल्ट। एक्चुअली लोगों ने अपने को जानने के लिए सबसे पहले इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि मैं ऐसी क्यों हूँ। हम्म। ओके। यहाँ से स्टार्टिंग हुई। हम्म। जैसे कि मेरा भी पहले से ऐसा नहीं था कि मैं पहले मतलब किस तरह से जानता था, एज पर देर उनके नेचर, एज पर लोगों के नेचर के पहले में सबसे पहले शुरुआत इस तरह से हुई थी मेरी भी, कि जिस तरह से जैसा उनका नेचर होता है ना, उस तरह से उनकी लाइफ में मैं थोड़ा वो करता था, प्रेडिक्ट करता था कि इसका नेचर ऐसा है ना, तो उसके साथ फ्यूचर में ये होगा, ऐसा हो सकता है। ओके, तो ये भी एक तरह का अकल्ट ही है। ऐसा जरूरी नहीं कि उसकी कुंडली देखो आप या उसका बर्थ डेट देखो। ये सर। तो उस तरह से इस तरह से किसी भी तरह से आपका भी कोई कनेक्शन, ऐसा कोई इंटरेस्ट हो सकता है। यस। ओके, तो पहले तो उससे पहले भी आप अकल्ट में थे ही, इस तरह से अगर कोई किसी तरह से आपको इंटरेस्ट था तो। समझ गए सर। हम्म। थैंक यू सर। हाँ, मतलब कि मैं 10 साल से था, जब 10 साल का था, मतलब समझदार हुआ तब से ये सब मेरे अंदर चल रहा है कि मैं उस टाइम पे ये कि जनरली उस तरह से मेरे मतलब अकल्ट रिलेटेड ही ऑब्जर्वेशन थे ये मेरे के। जनरली जिनके बेटा होता है ना, वो ज़्यादा समझदार होता है, छोटा बच्चा होता है वो मोस्टली शरारती होता है घर में। तो ये सारी चीज़ें अकल्ट से कनेक्टेड थी, ये मेरे सारे ऑब्जर्वेशन।
ओके, तो आज के क्लास को यहाँ क्लोज करते हैं, फिर कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, ओके सर, गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। अगर ऐसा कुंडली एनालिसिस करवाना हो तो 1000 प्राइस है, 1000 फीस है। ओके, ओके सर।